जाएगा तो उसके अंदर इंटेंसिटी में क्या चेंजेस आएंगे, मतलब कितने डायपोल्स अलाइंड होंगे। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। रिकॉर्डिंग ऑन हो जाए। ये सर ऑन हो गई है। अभी ऑन नहीं हुई। हो गई सर। हो गई सर। ये अभी दिख नहीं रहा मुझे। अब हुई ऑन। देखो, तो मान लो एक सबस्टांस से फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है और उसको किसी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मैं लाता हूं। मान लो इस घर में एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड मैंने अरेंज किया हुआ है, अभी जीरो कर दिया मैंने, रेगुलेटर को ऑफ किया है, तो इसमें कोई फील्ड नहीं है। तो जो सबस्टांस में लेकर आया हूं उसके अंदर जो डायपोल्स हैं वो रैंडमली अलाइंड होंगे, तो उसका नेट जीरो रहेगा ना। बोलो। यस सर। तो बाहर वाली फील्ड नहीं तो उसके अंदर कोई इंटेंसिटी भी नहीं, जीरो से ग्राफ स्टार्ट होगा। अब मान लो बाहर वाली फील्ड में बढ़ाना शुरू करता हूं धीरे धीरे करके, तो जैसे 1000 मॉलिक्यूल्स हैं, तो 1000 में जैसे मैंने थोड़ा सा बढ़ाया तो 100 डायपोल्स अलाइंड हो गए, थोड़ा सा इंटेंसिटी उसके अंदर आई, इंटेंसिटी आई। फिर उसको और बढ़ाया मैंने तो 200 डायपोल्स अलाइंड हो गए, तो और थोड़ा बढ़ा ये ग्राफ, ऐसे बढ़ रहा है, ऐसे ऐसे। फिर मैंने और बढ़ाया तो 400 डायपोल्स अलाइंड हो गए, फिर 500 डायपोल्स अलाइंड हो गए। फिर मैंने और एक्सटर्नल फील्ड को बढ़ाया तो 800, फिर क्या हुआ कि 1000, सारे के सारे डायपोल्स अलाइंड हो गए। अब तुम अगर रेगुलेटर को बढ़ाओगे तो कोई फर्क पड़ेगा? नो सर। भाई सारे के सारे ऐसा ये कांस्टेंट हो जाएगा ना, ये बढ़ते बढ़ते कांस्टेंट हो जाएगा। क्यों? जो इंटेंसिटी है वो बढ़ते बढ़ते सेचुरेट हो जाएगी, सेचुरेशन आ जाएगा, सेचुरेशन। अब जैसे 720 आ गया है तब भी कह रहे हैं और मेहनत करो और मेहनत करो। नहीं समझे मेरी बात? यस सर। मैंने मेहनत किया, 400 नंबर आए, नीट की बात कर रहा हूँ, और मैंने एफर्ट किया तो 500 आ गए, फिर 600 आ गए, 700 आ गया, 720 में 720 आ गया, तब भी पेरेंट्स कह रहे हैं यार मेहनत और। आप क्या करें भाई, सेचुरेट हो गया ना आप तो ग्राफ। यस सर। अब जब आगे बढ़ाने से कोई मजा नहीं आ रहा था, जैसे मैं रेगुलेटर को बढ़ा रहा था मैग्नेटिक फील्ड बढ़ ही नहीं रही थी, सेचुरेट हो गई, तो मैंने कम करना शुरू किया। जैसे कई बार तुम लोगों ने जो गाड़ियों में एक स्टीरियो सिस्टम होता है, उसको बढ़ाते जाओ तो एक टाइम के बाद फ्री हो जाए, उसके बाद नहीं बढ़ती है ना आवाज। यस सर। तो सेचुरेट हो गई है, अब उसको कम करने पर तुम्हें कुछ चेंज आएगा। तो फिर क्या किया हमने, इस एच को जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है उसको कम करना शुरू किया, कम करना शुरू किया। तो कम करना शुरू किया तो मैंने देखा कि जो 1000 डायपोल्स अलाइंड थे उसमें से 200 फिर उलट रहे हैं। फिर मैंने और कम किया तो 300 उलट गए, मतलब रैंडम हो गए। फिर 400 उलट गए, और जब मैंने पूरा जीरो कर दिया, जब पूरा जीरो किया तो ऐसा नहीं हुआ कि सारे के सारे हो गए, तब भी इसमें बचे रह गए कुछ। नहीं मेरी बात समझे? जब मैंने वापस किया ना, वापस मैग्नेटाइजिंग बाहर वाली फील्ड को जीरो कर दिया, तो ये नहीं कि फिर से वही कंडीशन आ गई, ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ अपने पुराने स्टेट में आ गए। उसमें से 200, 300, 400 परमानेंटली अलाइंड हो गए, पहले से ही अलाइंड हो गए, इसमें ये चीज फिक्स हो गई। नहीं समझे बात? अरे मैंने एच को जीरो कर दिया ना, इस पॉइंट का एच जीरो है, लेकिन आई जीरो नहीं हुआ, तो ग्राफ अपने आप को रिपीट नहीं किया। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। तो मैग्नेटाइजिंग जीरो नहीं हुआ, मतलब इंटेंसिटी जो है वो जीरो नहीं हुई, मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हमने जीरो कर दिया तब भी इंटेंसिटी कुछ ना कुछ रही। अरे नहीं समझे मेरी बात? वंस यू लर्न अ थिंग यू कैन नॉट अनलर्न इट कंप्लीटली। जैसे मैंने कहा कि जो मैंने पढ़ा है उसको भूल जाओ, तो उसके कंट्रोल नहीं है तुम्हारे अंदर, अब ब्रेन ने सीख लिया है। अब वो तुम चाहोगे इधर उधर कुछ, इधर उधर बहुत मिसकंसेप्शंस, लेकिन कुछ तब भी रह जाएगा। क्यों? तो ये इतना रेजिडुअल मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, इतना रिटेंशन हो गया हमारे एच को जीरो करने के बाद भी। मैंने देखा कि 400 डायपोल्स अलाइंड ही हो गए हैं, परमानेंटली अलाइंड हो गए। मेरी बात समझिए, ये इस ग्राफ का मतलब समझ गए कि नहीं? अच्छा, अगर अब इन 400 को हमें फिर से उल्टा करना है, अगर इस 400 को फिर से करना है तो हमें अपोजिट डायरेक्शन में फील्ड अप्लाई करनी पड़ी। जो फील्ड थी ना इधर की तरफ, उसको हमें एच नेगेटिव करना पड़ा, तब मैं उसको हिला पाया। तो जब एच को नेगेटिव करके बढ़ाया, मैंने उल्टा करके बढ़ाया, तो ये 400 कम होने लगे, कम होने लगे, कम होने लगे, और यहाँ पर आकर के ये फिर से जीरो हो गया। जब नेगेटिव में किया हमने, जीरो करने से वो नहीं आए, उल्टा करके जब फील्ड को अप्लाई किया गया तो ये सारे ये फिर से तब जीरो हुए। मतलब उसको फोर्स करना पड़ा हमें, अपने आप वो अपने आप वापस सिचुएशन में, वापस अपने पोजीशन में नहीं गए। उनको हमें क्या करना पड़ा? फोर्स करना पड़ा,
एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिवर्स करना पड़ा, तब वो जाकर के अपने पुराने स्टेट में आए। तो टू फोर्स का एक नाम होता है कोएर्सिविटी, कोएर्स करना, टू कोएर्स, COERCE, कोएर्स का मतलब होता है फोर्सफुली। नहीं समझे मेरी बात? अरे नहीं समझे क्या? एक बार रिपीट कर दीजिए सर मेरे में। अरे मैं कह रहा हूं भाई कि हमने इसको वापस जब H नेगेटिव अप्लाई किया तब इंटेंसिटी जीरो हुई, जीरो करने से जीरो नहीं हुई। इंटेंसिटी जीरो कब हुई? जब हमें जो 400 डायपोल्स राइट की तरफ अलाइंड थे, राइट वाली मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, उस राइट वाली मैग्नेटिक फील्ड को जब मैंने जीरो कर दिया तो 400 तब भी उधर ही है। तब मैंने किया, मैंने फील्ड को लेफ्ट में कर दिया और फिर लेफ्ट में करके बढ़ाया। तो लेफ्ट में जो मैग्नेटिक फील्ड आई उसने क्या किया, उसको फिर से 400 जो बचे हुए थे उनको भी रैंडम कर दिया और अब जीरो हो गई। अब देखो यहाँ पर इंटेंसिटी क्या हो गई, जीरो, लेकिन हमें नेगेटिव में H अप्लाई करना पड़ा। बोलो बच्चों, अब अगर मैं नेगेटिव में फील्ड और बढ़ाता जाऊं तो वो अब जीरो से स्टार्ट हो जाएंगे। अब क्या होगा, 100 उल्टा घूम गए बाएं की तरफ और मैं जैसे बढ़ाता गया, फिर 200 बाएं की तरफ। अब मैं जब H नेगेटिव में बढ़ाने लगा, उल्टा ही बढ़ाने लगा, तो धीरे धीरे करके 1000 फिर से पहुंच जाएंगे। अब ये सारे के सारे उल्टे डायरेक्शन में अलाइंड हो गए, सैचुरेट हो गए। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। इधर सैचुरेट हो गए ऐसे। अब क्या हुआ, अब नेगेटिव H, जैसे पॉजिटिव H लगाने पर जब वो 1000 उधर घूम गए थे, जो उतना ही नेगेटिव H लगाने पर क्या हो गया, ये सारे 1000 लेफ्ट की तरफ अलाइंड हो गए, उल्टा इनको हमने अलाइंड कर दिया। अब फिर से अब सैचुरेट हो गए, 1000 के 1000 सारे यहाँ पर नहीं बढ़ रहे हैं। अब फिर से मैंने इसको क्या किया, फिर से नेगेटिव वाली जो लेफ्ट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड थी उसको कम करना शुरू किया, तो ये जो 1000 डाइपोल अलाइंड है वो कम करना हुए। लेकिन जब मैंने जीरो कर दिया तो फिर से इतना उल्टा अपोजिट डायरेक्शन में अलाइंड ही रह गए। 400 जो इतना था वही इतना रह गए। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। अब दूसरा साइकिल स्टार्ट होगा। समझ गए सर। अब दूसरा साइकिल जब स्टार्ट होगा तो उसमें पहले हमें ये देखो, ये मिलेंगे इतने डायपोल्स हैं जो उल्टा अलाइंड हैं, ऐसे मिलेंगे। नहीं समझे? इसको हमें सब कुछ अगर करना पड़ा तो फिर से हमें पॉजिटिव जब लगाएंगे तो ऐसा हो जाएगा। जब मैं पॉजिटिव लगाऊंगा H, है ना, जब यहां से मैंने लगाया जितना इसको उल्टा किया था तो फिर से जीरो हो गए। फिर से अब इसको पॉजिटिव में बढ़ाओगे तो फिर से वही सैचुरेशन आ जाएगी। भाई ये माइनस ये 400, यहाँ पर क्या है, 400 डायपोल्स उल्टे डायरेक्शन में अलाइंड थे, तो उनको सीधा करने के लिए हमें फिर राइट की तरफ मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करनी पड़ी। तो ये सिमेट्री होगा, ये बन नहीं पाया है सही से। मैं सर समझ गया। फिर से बना देता हूँ, ये थोड़ा सा सिमेट्री होनी चाहिए। सर लेकिन इसमें है ना थोड़ा जो ग्राफ दिया, जो मिरर वाली जो लाइन है जो जीरो से स्टार्ट हो रही है, वो पहले कांस्टेंट होके फिर ऊपर जा रही है, इंक्रीज हो रही है। नहीं, कर्व है वो कांस्टेंट, और वो सर वो ग्राफ आ रहा है, सिग्मॉइड आ रहा है, स्टार्टिंग का सिग्मॉइड है। हाँ, लीनियर नहीं होगा, है ना, बहुत ज्यादा। नहीं समझे बात? लीनियर नहीं होगा कहीं भी। लीनियर नहीं होगा कहीं भी, ग्राफ लीनियर कहीं नहीं होगा। बोलो, इसको हम हिस्टेरेसिस लूप कहते हैं, हिस्टेरेसिस कर्व या लूप कहते हैं। जब भी कोई लूप, ऐसा कोई भी ग्राफ जो जैसे गया हो वैसा ना आए लौट कर। नहीं समझे मेरी बात? समझ गया सर। जैसे मैं गया, यस सर। मैं आगे गया, ऐसे कीचड़ है, मान लो कीचड़ है, मड है, और मैं चल रहा हूं, तो मैं ऐसे फुटप्रिंट्स मेरे ऐसे मिले, लेकिन जब वापस आया तो मैं वैसे ही रखकर नहीं आया जैसे मैं गया था। तो जैसे ग्राफ गया था, बढ़ा था, वैसे वापस नहीं आया, थोड़ा ऐसे करके आया है। ऐसा कोई भी ग्राफ जिसमें उसका जो एक साइकिल है दूसरा रिवर्स करने पर अपने पुराने पाथ को रिट्रेस ना करे, उसको हिस्टेरेसिस कहते हैं। केवल इसी के लिए नहीं, कहीं भी। हाँ सर, जैसे वो पिछले साल वो था ना, जो अगर प्लास्टिक वो है तो। हाँ, स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व था जो, यस सर। उसमें भी यही था कि जब हम उसको स्ट्रेस दे रहे थे ना,
तो जो उसका एक्सपेंशन था, है ना, वो इलास्टिसिटी, वो जो पढ़ा था प्लास्टिसिटी, उसके बराबर, वो भी वही लूप है हिस्टैरिसीस से। मान लो ये पॉइंट ओ है, ये मैंने ए कह दिया, ये मैंने बी कह दिया मान लो, तो ओ ए को क्या बोलते हैं, ओ ए रिटेंशन, इतना रिटेंशन हुआ है ना बच्चों। अरे यही तो थे डाइपोल्स जो वापस H0 करने पर भी नहीं आए घूम करके, यस इसको सर। रिटेंटिविटी कहते हैं, रिटेंटिविटी, इस पर भी एक क्वेश्चन आया था इस बार। रिटेंटिविटी है, इतना रिटेंशन हो जाएगा। और ओबी क्या है, ओबी, इसको हमें क्या करना पड़ा, ये एक ऐसी फील्ड है जो जबरदस्ती हमें इसको जबरदस्ती इसको करना, कोएसिडिटी। तो उसको कोएर्सिविटी कहते हैं, COERCIVITY, कोएर्सिविटी। बोलो कोएर्सिविटी। मतलब ये कितना एक्स्ट्रा नेगेटिव में लगाना पड़ेगा कि वो वापस अपने हाँ हाँ हाँ, मतलब फोर्सफुली हमें करना पड़ा ना। एक कोएर्सिविटी is that amount of magnetizing field, reverse magnetizing field, which when applied reverses the dipoles which were aligned in the direction of magnetic field। नहीं समझे? समझ गए सर। सर तो ये के अपोजिट में जो लगाते हैं वो कोएर्सिविटी। हाँ हाँ, अपोजिट डायरेक्शन में लगाते हैं, जो अलाइनमेंट है पहले उसके अपोजिट में लगाने पर जो कोयर्स करते हैं उसको हम फोर्स कहते हैं। ये भी कोएर्सिविटी, ये भी कोएर्सिविटी है, यही रिटेंटिविटी, ये भी रिटेंटिविटी है। नहीं समझे? जैसे ए डैश कह दिया जाए तो ओ ए और ओ ए डैश एक ही चीज है, ये बी डैश कह दिया जाए। सर मतलब इन दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा, ओ ए हाँ और हाँ, ओ ए डैश का। सिमेट्री होगी। हालांकि टेम्परेचर वगैरह हो जाता है बार बार करने पर ये ग्राफ वही नहीं रहता, क्योंकि टेम्परेचर का फंक्शन आ जाता है। नहीं समझे? समझ गए सर। जैसे होना क्या चाहिए वैसे भाई, बार बार करने पर मैग्नेट भी खराब हो जाते हैं, वो वैसा ही परफॉर्म नहीं करते हैं। जैसे अब ज्यादा एच लगाने पर 1000 होंगे डाइपोल, जैसे उनको क्या होता है बहुत, सर ऐसा? उसको हम मैकेनिकल फटीग कहते हैं, फटीग, मैकेनिकल फटीग। अरे बहुत सारी चीजें होती हैं भाई, आयरन है, लोहा है, सस्पेंशन है, गाड़ियों में खराब हो जाते हैं, लोहा होता है, उसको बार बार कॉम्प्रेस कर, सस्पेंशन बार बार उनको कॉम्प्रेस किया जाए, एलोंगेट किया जाए, कॉम्प्रेस किया, एलोंगेट किया जाए, फिर वो फटीग, उसमें परमानेंट फटीग आ जाती है और वो ब्रेकेज के चांसेस उसमें हो जाते हैं। सर इसमें क्यूरी टेम्परेचर दिया हुआ है इसके पहले, ये रुको ग्राफ। बताता हूँ भाई, वही तो बताने जा रहा हूँ। तो ये बात समझे कि नहीं यहाँ तक? सर इस प्रोसेस में थर्मल एनर्जी डेवलप हो जाती है। हाँ हाँ, इसमें थर्मल हीटिंग, यस सर समझ गया। जिसका एरिया जो होता है उस कारण से हीटिंग डेवलप होती है। जितना ज्यादा एरिया होगा, ये इसको हमने मैग्नेटाइज किया, ये मैग्नेटाइजेशन है, डीमैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटाइजेशन, डीमैग्नेटाइजेशन, फिर मैग्नेटाइजेशन, फिर डीमैग्नेटाइजेशन। तो मैग्नेटाइजेशन और डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान जो मैग्नेट होता है वो हीटिंग उसमें आ जाती है। जितना ज्यादा ये कर्व का एरिया होगा ना, उतना ज्यादा हीटिंग होगी, लॉसेस होते हैं। जब भी मैग्नेट को हम लोगों ने पढ़ा, डाइपोल जब अलाइंड होते हैं तो वर्क डन होता है, mb cos थीटा। नहीं समझे? यस सर। ने फॉर्मूला लिखवाया था कि क्वेश्चन भी sir. कराया था कि डाइपोल को 180 डिग्री घुमाने में कितना वर्क करना पड़ेगा। नहीं, J1 था वो। उसमें जो वर्क होता है वो हीट के फॉर्म में अपीयर होता है। तो इस हिस्टैरिसीस लूप का जो एरिया अगर ज्यादा होगा तो ज्यादा गर्म होगा, हीटिंग हो जाती है ना? ये सर बात आज वाली क्लास का ये रिकॉर्डिंग दोनों भेज दिएगा, मतलब पूरी रिकॉर्डिंग आज की क्लास हाँ, ये अभी शेयर कर दूंगा मैं। तो आज वाला देखो इम्पोर्टेंट है बहुत। अब क्या है ये कि इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन क्या है। वैसे तो होना क्या चाहिए, देखो I इज इक्वल टू काई एच होता है कि नहीं, यही तो मैंने पढ़ाया है। यस सर। तो अगर देखा जाए तो ये y इज इक्वल टू एम एक्स लिखा यस हुआ है, सर। तो I और h का ग्राफ तो लीनियर आना चाहिए। अरे y इज इक्वल टू एम एक्स है तो ग्राफ तो लीनियर आना चाहिए। यस सर। क्यों बच्चों? यस लेकिन ये जो काई है ना, ये कांस्टेंट नहीं होता है, ये खुद टेम्परेचर का फंक्शन होता है, C/T। नहीं फिर ये समझे? C क्या है? C एक क्यूरी कांस्टेंट है,
एक कांस्टेंट है और T है एब्सोल्यूट टेम्परेचर इन केल्विन। नहीं, मेरी बात नहीं समझी। समझ गया सर। तो ये जो काई होता है ना, काई समझ गए सर। कांस्टेंट अगर होता, अगर ये कांस्टेंट होता तब तो ग्राफ ऐसा आता ना, लाइन। यस सर। ये लीनियर नहीं आ रहा है, इसका मतलब जैसे ही वो डाइपोल्स घूमना शुरू करते हैं मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ने लगता है। नहीं समझे मेरी बात? सर पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अरे यार, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तब होगा जब ये चीज कांस्टेंट हो। नहीं समझे मेरी बात? जैसे y बराबर 3x, इसमें कहा जाएगा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, लेकिन अगर यहाँ एक फैक्टर लिखा हो वो खुद ही वेरिएबल हो। नहीं समझे मेरी बात? मान लो zx है, y इज इक्वल टू zx, z एक वेरिएबल है, तब क्या कहा जाएगा कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x? नो सर। नहीं कहा जाएगा। यही नहीं पता ना कि ये कांस्टेंट है, कि अगर ये कांस्टेंट होगा तब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। यस सर। तो यहाँ पर जो फैक्टर लिखा हुआ था ना, ये टेम्परेचर का फंक्शन है। यस सर। समझे मेरी बात? अरे बोलो, समझे कि नहीं? समझ गया सर। नहीं समझे क्या? तो टेम्परेचर का फंक्शन है, और जैसे ही वो डाइपोल्स अलाइंड होते हैं वैसे वर्क डन होता है mb cos थीटा माइनस mb cos थीटा, और यही वर्क हीट के फॉर्म में निकलता है, तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो काई वेरिएबल हो जाएगा, काई वेरिएबल हो जाएगा तो जो ग्राफ लीनियर आना था वो नॉन लीनियर को टेंड कर जाएगा। तो ये जो फार्मूला है, ये C/T वाला फार्मूला पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए होता है। पैरामैग्नेटिक के लिए, पैरामैग्नेटिक की ससेप्टिबिलिटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टेम्परेचर होता है। और फेरोमैग्नेटिक का क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक का क्या होता है बोलो? फेरोमैग्नेटिक का जो काई होता सर है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू T माइनस TC होता है। TC। ये देखो क्या है, T माइनस TC। ये फेरो का है, ये पैरा का है। अच्छा ये बताओ बच्चों, TC क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। TC क्या है? क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल टेम्परेचर। ये हर मैग्नेट का अलग अलग होता है। जैसे आयरन का, आयरन, सॉफ्ट आयरन का देखो तो ये निकाला मतलब कोई तरीका निकालने का क्या जो 100 फुट। अरे ये सब क्वांटम मैकेनिकल मॉडल्स हैं, बहुत हाई फाई क्वांटम मैकेनिक्स से निकालते हैं, डेराइव करते हैं थ्योरेटिकली भी, और बाकी प्रैक्टिकली तो ऑब्जर्व कर ही लेते हैं ऐसा। ये सब बहुत मतलब डीमैग्नेटाइजेशन के बहुत अच्छे अच्छे कंसेप्ट हैं, जो आगे अगर फिजिक्स में कभी इंटरेस्ट हो तुम लोगों को और आगे पढ़ोगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे मुझे पढ़ने का टाइम नहीं मिला, और फैनमैन लेक्चर्स करके एक आता है, उसमें बहुत ज्यादा डिटेल में ये सब बताया गया है, मतलब पूरी पूरी बुक है इसके ऊपर ही, मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर। तो उसका मैं थीम आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि क्या है। तुम्हारे सिलेबस में तो इंट्रोडक्शन ही ना, IIT तक तो इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है, बहुत कम फिजिक्स है 12वीं तक, तो इंट्रोडक्शन है, सिर्फ हल्का फुल्का जान लेना है। समझो बात को, इधर इधर देखो। अच्छा ये बताओ कि जरा बुक से देखकर बताओ कि सॉफ्ट आयरन का क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? क्रिटिकल टेम्परेचर कितना होता है? 1043 1043 दिया आयरन का। कितना दिया है? 1043 10 केल्विन की डिग्री सेल्सियस, केल्विन। केल्विन दिया है 1043। यस सर। 1043 है मान लो, तो इसका आयरन का मान लो 1043 है, और हमारे घर का टेम्परेचर मान लो 300 है, 27 डिग्री है। ये समझे मेरी बात? जब मैंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया तो मेरे घर का टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस था, तो 300 केल्विन था कि नहीं? यस सर। तो स्टार्टिंग में 300 माइनस 1000, ये नेगेटिव में आया ना, कुछ काई नेगेटिव में आया। और ये देखो 300 माइनस, ये अगर देखा जाएगा तो नेगेटिव में रहेगा ना ये। यस सर। फिर हम इसको, फिर मेरा टेम्परेचर बढ़ गया, मान लो सबस्टेंस का टेम्परेचर 400 हो गया, तो 400 पर भी ये क्या हुआ, ये भाई अब ये डिफरेंस घटा ना, जैसे टेम्परेचर मेरा बढ़ा तो डिफरेंस कम हुआ कि ज्यादा हुआ? अरे कम होगा सर। कम हो गया ना ये, जैसे पहले 300 था, 1000 था, तो माइनस 700 था। जब ये 400 हो गया, ये 1000 है, तो -600 हो गया ना ये डिनोमिनेटर।
तो जैसे जैसे Yes, टेम्परेचर sir. बढ़ रहा है वैसे डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो रही है, घट रही है Yes, sir. कि नहीं? यस सर। तो ये घट Yes, रही है sir. तो काई बढ़ रहा है, काई बढ़ रहा है। अरे यहाँ पैरामैग्नेटिक में Yes, sir. टेम्परेचर बढ़ने पर ये घटता है ना, Yes, sir. Yes, लेकिन sir. फेरो में टेम्परेचर बढ़ रहा है Yes, तो घटता sir. नहीं है, उसकी वैल्यू बढ़ रही है, ज्यादा लेकिन सख्त ये पे नेगेटिव हो गई। क्रिटिकल टेम्परेचर पे नेगेटिव यस टेम्परेचर सर, सर नेगेटिव नेगेटिव में बढ़ रहा है वैल्यू, नहीं समझे? अरे उसमें लिखा हो, देख बुक में देखना, अब समझो, इधर देखो, ये इनवर्सली ये घटेगा कब, ये घटना कब शुरू होगा, ये काई टेम्परेचर बढ़ाने से घटना कब शुरू होगा? सर जब क्रिटिकल टेम्परेचर ऊपर चला जाएगा, जब ये 1100 पहुंच जाएगा, 1200 पहुंच जाएगा, तब ये बढ़ना शुरू हो जाएगा डिनोमिनेटर। यस सर। तो इसका मतलब क्रिटिकल टेम्परेचर तक Yes, sir. काई होता है, उसकी वैल्यू, काई की वैल्यू मॉड, काई की वैल्यू क्या होता है, क्रिटिकल टेम्परेचर के पहले काई की वैल्यू बढ़ती है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की, और क्रिटिकल टेम्परेचर के बाद T ग्रेटर देन TC, इसके बाद क्या होता है, ये घटना शुरू हो जाता है, ये पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगते हैं, Yes, sir. पैरामैग्नेटिक की तरह बिहेव करने लगते हैं। तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर करने पर फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरह बिहेव करने लगते हैं, उसमें सब डोमेन खत्म हो जाता है। डोमेन का ही तो डिफरेंस था पैरा और फेरो में। यस सर। तो ज्यादा Yes, sir. इतना रैंडमनेस बढ़ जाता है ना कि डोमेन्स वगैरह सब खत्म हो जाते हैं और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की तरफ बिहेव करने लगते हैं। समझे कि नहीं बच्चों? यस सर। तो ये पूरी कहानी है, और तुम्हें क्या काम करना है तुम लोगों को कि आज ही जा करके, है ना, आज ही एनसीईआरटी को पढ़ना है। नहीं पढ़ोगे तो आज ही भूल जाओगे, ये गारंटी है। रेजिडुअल कुछ रहेगा, पूरा तो नहीं